माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का सॉलिड स्टेट के क्रिस्टलों का वर्गीकरण पार्ट 4 में बताएंगे। पार्ट 4 है ये। इसमें क्रिस्टलों का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, तो इसके बारे में बताएंगे। अब इसके 4 भाग हैं। तो क्रिस्टल मतलब ठोसों का वर्गीकरण या क्रिस्टलों का वर्गीकरण, कहीं ठोसों का वर्गीकरण भी मिलेगा। तो सबसे पहले ये क्रिस्टलों का वर्गीकरण हम अवयवी कणों के बंधों के आधार पर, बंध जानते हैं, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध 3 होते हैं। तो उसी बंधों के आधार पर हम आज इसका वर्गीकरण बताएंगे, क्रिस्टलों का वर्गीकरण। कि क्रिस्टलों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, उसमें बंध की प्रकृति क्या होती है, उसके आधार पर क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बंध के आधार पर क्रिस्टलों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस, आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस। आणविक क्रिस्टल में इसके 3 भाग होते हैं। तो आणविक नाम से जैसे पता चला, देखिए आणविक जो इसका मतलब इसके अवयवीकरण अणु होंगे। आणविक का मतलब क्या हुआ, इसका अवयवीकरण अणु होंगे, तो ये आणविक क्रिस्टल होगा। अब अणु होंगे तो उनमें किस प्रकार का बंध पाया जाएगा, कैसे कैसे प्रकृति होगी, इसके आधार पर इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। अब उसको डिटेल बताएंगे भी। उसके बाद दूसरा है आयनिक ठोस। इसका मतलब आयनिक ठोस का मतलब क्या हुआ, आयन से बना होगा, धनायन और ऋणायन से बना होगा। तो ये क्या है, आयनिक ठोस हो गया। फिर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधा होगा, जाहिर सी बात है। और नेटवर्क ठोस, उसी को नेटवर्क में से जाल होता है। तो ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध के द्वारा एक झालक बनाते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। धातु ठोस, यह विशेषता धातुओं में होता है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से पहले पार्ट बाय पार्ट इसको पढ़ेंगे। तो धातु ठोस पूछा भी गया है बोर्ड परीक्षा में भी कई बार, नेटवर्क भी पूछा गया है। तो ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटे परिभाषाएं हैं इसमें। इसके बाद न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जो होगा, अभी पहले दोष बताएंगे, दोष के बाद वाले पार्ट में हम इसको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्रिस्टलों के वर्गीकरण के पहले पार्ट में, आणविक ठोस। कि आणविक ठोस है क्या और इसके पार्ट। आणविक ठोस, आणविक ठोस में देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए आणविक ठोस कहेंगे किसे, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण अणु, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। इनका नाम ही इसलिए आणविक ठोस रखा गया है। इसके 3 भाग, इसके मुख्य 3 भाग, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। तो इसका पहला पार्ट क्या है, पहला देखिए इसमें होगा ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस,
ठीक इस प्रकार के जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो आइए सबसे पहले ध्रुवीय आणविक ठोस या क्रिस्टल। ध्रुवीय आणविक ठोस को कहते हैं पोलर। पोलर मीन्स होता है ध्रुवीय। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। हमने बताया सॉलिड्स या क्रिस्टल कुछ भी कह सकते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें क्या होता है, यदि दो ऋणात्मक तत्व, दो विद्युत ऋणात्मक तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो दो विद्युत ऋणात्मक तत्व अलग अलग होंगे तो एक क्या होगा, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा वह क्या करता है, साझे के युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण दूसरे तत्व पर आंशिक रूप से धनायन आ जाता है और उस तत्व पर क्या है, आंशिक रूप से ऋणायन आ जाता है। जब आंशिक रूप से ऋणायन आता है तो कह देंगे कि उसमें दो ध्रुव बन जाएंगे, इसीलिए क्या कह देते हैं, इनको ध्रुवीय आणविक ठोस कह देते हैं। जैसे देखिए, अगर ये कहा जाए, एक उदाहरण देते हैं, Cl, इसकी विद्युत ऋणात्मकता Cl की अधिक होती है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है इसकी तुलना में, तो साझे का युग्म यहाँ होना चाहिए और यहाँ ना होकर इसकी ओर थोड़ा से साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इधर आ जाएगा, यहाँ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पर क्या हो जाए, आंशिक रूप से ऋणायन, हल्का डेल निगेटिव और इस पर हल्का से पॉजिटिव, तो दो ध्रुव बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो ध्रुव बन जाएंगे, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, ध्रुवीय। सहसंयोजक बंध होते हुए भी यहाँ ध्रुवीय यौगिक बन जाता है, ऐसी को ध्रुवीय ठोस कह देते हैं। ठीक, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं, अणुओं के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तथा ये ध्रुवीय हो जाते हैं।
जैसे HCl, और यहाँ इसका मतलब सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था, SO2, HCl, SO2, ClF सॉलिड अवस्था, NH3, ये भी जब सॉलिड अवस्था में होगा तो क्या ध्रुवीय ठोस होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। आइए अब इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, अध्रुवीय ठोस में। कहा चलते हैं? अध्रुवीय ठोस। तो अध्रुवीय ठोस में क्या होगा, बिल्कुल जरा से अंतर करना है, यहाँ अध्रुवीय हो जाएगा और यहाँ दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ बंध के जुड़ते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, दो समान विद्युत ऋणात्मक तत्वों सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं और उनके अणुओं के बीच में वांडर वाल बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आइए देखते हैं इसको, दूसरे वाले पार्ट को। अध्रुवीय दूसरा नंबर है, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसको कहेंगे नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें देखिए, जब दो समान विद्युत ऋणात्मक तत्व सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो उनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता है तथा ऐसे ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। ये विद्युत के उचालक होते हैं, जैसे H2 सॉलिड अवस्था, O2 सॉलिड अवस्था, यस मतलब सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था, यस मतलब सॉलिड अवस्था में ठोस अवस्था में।
Cl2, सॉलिड अवस्था में Br2, सॉलिड R। देखिए इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या क्रिस्टल। जब दो समान विद्युत ऋणात्मक तत्व सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो उनके मध्य दुर्बल वांडर वाल बल, उनके अणुओं के मध्य क्या होगा? दुर्बल वांडर वाल बल कार्य करता है तथा ऐसे ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जो बनता है ठोस से क्या बनता है? अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है, कहलाता है। ये विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। ये विद्युत के क्या होंगे? कुचालक होंगे। जैसे H2, CO2, Cl2, Br2 आदि, ये सब के सब क्या है? विद्युत के कुचालक होंगे और अध्रुवीय ठोस होंगे, क्योंकि इसमें समान प्रकार के दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के सहसंयोजक बंध द्वारा ये बंधे। अब इसके बाद आएगा तीसरा पार्ट इसका, इसे नोट कर लिया, मिटा देते हैं। तीसरा पार्ट में पहला आणविक ठोस का पहला पार्ट ध्रुवीय हो गया, दूसरा अध्रुवीय हो गया। अब आइए हम तीसरा देखते हैं, इसको कहें। देखिए इसमें हाइड्रोजन बंध क्या है? हाइड्रोजन बंध द्वारा बने होते हैं जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहा जाता है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या क्रिस्टल। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या क्रिस्टल। अब इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, तो आइए इसको ऐसे लिखते हैं। इसकी डिफिनेशन पहले देख लीजिए। इसमें घटक अणु हाइड्रोजन इसमें घटक अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े, इसमें घटक अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। सामान्य दशा में ये द्रव व गैस, सामान्य दशा में ये द्रव गैस होते हैं, परंतु सामान्य ताप व दाब पर इन्हें ठोस में बदला जा सकता है। देखिए इसके घटक अणु जो हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। घटक अणु कैसे? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और सामान्य दशा में ये द्रव और गैस होते हैं। सामान्य दशा में क्या होते हैं? ये द्रव और गैस होते हैं, परंतु सामान्य ताप पर या की परिस्थिति में इन्हें ठोस में बदला जा सकता है, ठोस में बदल सकते हैं। ठीक, इसके उदाहरण देखिए। जैसे H2O, HF
कामा C2H5OH ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये इनके उदाहरण है। अब ये पहले का तीनों पार्ट हो गया। आइए अब इसके बाद चलते हैं आणविक क्रिस्टल में। नंबर 2, आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स क्या है, हमने बताया ये जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, आयनिक क्रिस्टल कहेंगे। विद्युत के सुचालक होंगे क्योंकि इसमें ये जलीय विलयन और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु द्रव या गलित अवस्था में क्या हो, विलयन अथवा गलित अवस्था में क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ये धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। इसमें बने होते हैं, इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा विलयन व विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे NaCl सामान्य नमक, NaCl सॉलिड्स, KCl सॉलिड्स मतलब ठोस अवस्था में, NaNO3 ये भी सॉलिड अवस्था में, KNO3 सॉलिड अवस्था में, और ये सब के सब ये हो गए आयनिक क्रिस्टल। ठीक, आयनिक क्रिस्टल क्या है, धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच में कैसा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, गलित या विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जैसे क्या है, NaCl सामान्य नमक,
KCl NaNO3 और KNO3। आइए लास्ट क्या है, धात्विक क्रिस्टल। लास्ट क्या है, धात्विक क्रिस्टल। पहले IM तीसरा नंबर सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोवैलेंट सहसंयोजक नेटवर्क ठोस या नेटवर्क क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल कहें या ठोस कहें। इसमें देखिए क्या है, इसमें इनमें कण परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर पारमाणविक जालक, क्या करते हैं, पारमाणविक जालक बनाते हैं। तो इसमें परमाणु जो है कण जो है मिलकर क्या बनाएंगे, परमाणविक जालक बनाते हैं। जालक मतलब नेटवर्क बनाते हैं। इनके सहसंयोजक बंध प्रबल व दैसिक होते हैं। इनके सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं, प्रबल होंगे और कैसे होंगे, दैसिक होंगे। एक निश्चित दिशा में जुड़ते हैं, जैसे सहसंयोजक बंध जानते होंगे, पढ़ा होगा कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, एक निश्चित दिशा में जुड़ते हैं, वही कहा गया दैसिक होते हैं। दैसिक मतलब एक निश्चित दिशा में जुड़ते हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। लेकिन कुछ यौगिकों के गलनांक क्या है, इनके उच्च होते हैं। जैसे हीरा, हीरा का गलनांक आयनिक यौगिकों से भी उच्च होता है। ठीक। और अब इसके बाद चौथा नंबर क्या है, चौथे में धात्विक क्रिस्टल। क्या है, धात्विक क्रिस्टल। इसे मिटा दें। धात्विक क्रिस्टल में धात्विक क्रिस्टल, चलिए इसमें इसकी डिफिनेशन लिखिए। पहली बात ये देख रहे हैं, तो धातुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको धात्विक क्रिस्टल भी कहा जाता है। तो आइए इनकी डिफिनेशन क्या होगी, चलिए लिख लेते हैं। सामान्यतः ये धातु होते हैं, इनके घटक कण परमाणु इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, इन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे इसमें धातु ने बताया, धातु में आएंगी जैसे Na, Fe, Al, ठीक। ये रहा चौथा पार्ट, एक क्रिस्टलों का वर्गीकरण पार्ट समाप्त हुआ। अगले दिन हम बताएंगे दोष कितने प्रकार के होते हैं। अगले पार्ट में, पांचवें पार्ट में बताएंगे दोष कितने प्रकार के होते हैं, दोष कौन कौन से हैं और ऊपर। ठीक। अब अगले इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।